So in today's class we will talk about what? In today's class we will talk about neoclassical age, and remember that कि जो neoclassical age है इसका जो टाइमिंग है या जो पीरियड है, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1660 1660 से लेकर के 1785 तक। तो सबसे पहला पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन, दैट इज व्हाट? दैट इज neoclassical age, and this neoclassical age it covers the period from 1660 to 1785, 1660 से 1785 ईस्वी तक का पीरियड, that is known how? That is known as neoclassical age. So you have to note down the first point. In this class we are talking about neoclassical age, and it covers the period from 1660 to 1785, 1660 से 1785. And second point I want to tell you कि when we talk about neoclassical age, then remember that कि this neoclassical age it can be divided into three small ages. Number one, restoration age. ये जो है तीन छोटे स्मॉल एजेस में बांटा जा सकता है। एक है आपका रेस्टोरेशन एज, एंड दिस रेस्टोरेशन एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700, 1660 से 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन एज है। And after restoration age you will come to know that there is another age, that is Augustan age, Augustan, Augustan age, and this Augustan age it covers the period from 1700 to 1745, 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो Augustan age. Now the last period which is the part of neoclassical age, that is age of sensibility, and age of sensibility it covers the period from 1745 to 1785, 1745 से 1785. Again I would like to tell you कि in this class we are talking about what? In this class we are talking about neoclassical age, and this neoclassical age can be divided into how many ages? Into three small ages. पहला restoration age 1660 से 1700, दूसरा जो है ऑगस्टन एज 1700 से 1745, तीसरा आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एंड दिस एज ऑफ सेंसिबिलिटी यू विल गेट द पॉइंट कि दिस एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785. सो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दीज एजेस या व्हेन वी गो विद दिस एज, देन रिमेंबर दैट कि रेस्टोरेशन एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ जॉन ड्राइडन। जो रेस्टोरेशन एज है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? एज ऑफ जॉन ड्राइडन है। रेस्टोरेशन एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ जॉन ड्राइडन because Dryden was the leading poet of that age. और जो ऑगस्टन एज है, ऑगस्टन एज अल्टीमेटली ये किंग ऑगस्टस के नाम पर था। ऑगस्टन एज इट गॉट द टाइटल एट द नेम ऑफ किंग ऑगस्टस, दैट वाज अ रोमन किंग। और उस समय के जो सबसे लीडिंग पोएट थे, बड़े पोएट थे, उसमें से अलेक्जेंडर पोप है। दिस इज व्हाई दैट एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। And the last age which I discussed with you, that was the age of sensibility. That age of sensibility is also known as age of Dr. Samuel Johnson. Age of Dr. Samuel Johnson. Age of Dr. Samuel Johnson. So these significant ages you have to take या you have to note down, especially the date. जो डेट है उस पर हम लोगों ने बात किया। तो डेट को जब भी आपको बात करना है तो क्रोनोलॉजिकली यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट रेस्टोरेशन एज, देन ऑगस्टन एज, देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। And this age of sensibility, Augustan age, or you will come to know age of sensibility, Augustan age or restoration age, they have some common features. And what the common features they have? सबसे पहला चीज की जो है, यू विल फाइंड कि जो भी उनमें फीचर्स रहा है, जो भी उनका लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, जो भी उनका पोएटिक स्टाइल रहा है, या all these things you will come to know कि they have imitated from क्लासिकल एज। जो क्लासिकल एज था या क्लासिकल एज का जो ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर था,
जो स्टाइल था, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, वे ऑफ एक्सप्रेशन था, दोज थिंग्स वर इमिटेटेड बाय दीज पोएट्स. Whether that is neoclassical age, means whether that is restoration age, Augustan age or age of sensibility, you will come to know वो सब का सब इमिटेट किया गया है वहाँ पे. और उस इमिटेशन में उन्होंने किसको इमिटेट किया? दे ऑल इमिटेटेड स्पेशली द वर्क्स ऑफ होमर, वर्क्स ऑफ, यू विल कम टू नो वर्जिल, एंड जो बड़े राइटर थे, जो है रोमन राइटर्स, जो विच केम इन द एज ऑफ किंग आगस्टस, किंग आगस्टन के एज में आए थे, उनको जो है चीजों को उन्होंने इमिटेट किया था. दिस इज वाई दैट पार्टिकुलर एज इज कॉल्ड नियो क्लासिकल एज. नियो का मतलब एक नया, क्लासिकल जो कि किंग ऑगस्टस के समय की जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको उन्होंने जो है कॉपी किया, इमिटेट किया. देन यू विल फाइंड दैट कि इस तरह से उसका नाम दिया गया न्यू क्लासिकल एज. देन द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट दे इमिटेटेड, व्हाट दे डिड, व्हाट उन्होंने क्या किया, क्या इमिटेशन किया. ये जरूरी है कि जानना उन्होंने क्या इमिटेट किया. एक तो सबसे पहला चीज कि उन सबके वर्क्स में ज्यादातर जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ है, यू फाइंड व्हाट यू फाइंड एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ज्यादातर चीजें जो है एरिस्टोक्रेटिक लाइफ का डिस्क्रिप्शन रहा है. और एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के साथ साथ विदर यू गो विद a poem has been written by John Dryden, that is Absalom and Achitophel. Yeah, there is another poem, Rape of the Lock, written by Alexander Pope. You will come to know कि they all have, उसमें उन सब में केवल एक ही पॉइंट है, आयरनी है, सटायर है, हीरोइक कपलेट है, एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर है. तो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स: आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर. आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर. तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे ऑल हैव इमिटेटेड व्हाट, दे ऑल हैव इमिटेटेड जो नियो क्लासिकल स्टाइल का जो पैटर्न था, जो क्लासिक क्लासिक स्टाइल का, जिसमें आयरनी है, सटायर है, हीरोइक कपलेट है, एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड कि इन सारी चीजों को इमिटेट किया गया. खासकर हीरोइक कपलेट को, आयरनी को, सटायर को और एरिस्टोक्रेटिक मैनर को. दूसरा चीज आपको ये देखेंगे कि एरिस्टोक्रेटिक मैनर यहाँ पे जो रिफर करा दैट इज द कोर्टली लाइफ. तो यू कैन नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, दैट इज द कोर्टली लाइफ. उन्होंने कोर्टली लाइफ को इमिटेट किया है. एरिस्टोक्रेटिक मैनर, कोर्टली लाइफ, आयरनी, सटायर, दीज थिंग्स यू विल गेट. और जितना भी ये वर्क रहा है जो नियो क्लासिकल एज का, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी के पर्सपेक्टिव से आप ये देखेंगे कि जो वर्क रहा है उसमें जो है ज्यादातर चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें एक ही चीज है. वह चीज क्या है कि वी फाइंड अल्टीमेटली व्हाट वी फाइंड यूज ऑफ रीजन इंस्टेड ऑफ इमोशन. वहां पे रीजन का ज्यादा यूज किया गया है, ना कि इमोशन का. तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि जो लिटरेचर है उस लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही है. एक तो सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यूज ऑफ रीजन इंस्टेड ऑफ इमोशन, रीजन का यूज किया गया है. और रीजन के साथ साथ अनदर पॉइंट विच यू विल गेट, दैट इज व्हाट, दैट इज कि रीजन है, रीजन के अलावा एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि उन्होंने जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ट एंड सोल, दे अप्लाइड व्हाट, दे अप्लाइड माइंड. तो देर इज द यूज ऑफ माइंड, माइंड का यूज किया गया. यू हैव टू नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ माइंड. Means I'm telling you the very basic features, the very basic thing which you have to go: use of mind, use of reason, irony, satire, heroic couplet, courtly manner, aristocratic culture. All these things you have to remember.
इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। देन रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स की एरिस्टोक्रेटिक मैनर, देन कल्चर, देन यू कम टू नो irony, satire, heroic couplet, you go with some other points, तो हाउ कैन प्रूव दिस थिंग। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिश्ड एंड रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड पोयम्स, POLISHED, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड पोयम्स, जो भी पोयम लिखी गई है वो ज्यादातर पॉलिश्ड और रिफाइंड है। उसमें उन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है, उन चीजों को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया गया है कि यू कांट अंडरस्टैंड कि हाँ उसमें कहाँ पे बातें होती। तो पॉलिश्ड एंड रिफाइंड पोयम्स यू हैव टू फॉलो, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड पोयम्स। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द करेक्टनेस, CORRECTNESS, correctness. Again, I would like to repeat ki the particular age which we are talking about, that is what, that is neoclassical age, and in that age what do you find in literature? उस एज में लिटरेचर में आपको क्या क्या मिलता है? उस एज में लिटरेचर में आपको जो जो मिलता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू नोट डाउन कि नंबर वन की एक तो यूज ऑफ आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, एरिस्टोक्रेटिक मैनर या कोर्टली मैनर, एरिस्टोक्रेटिक कल्चर या कोर्टली मैनर, सिटी लाइफ, इमिटेशन ऑफ क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स, इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल किया गया, जो क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स रहा है, जो किंग ऑगस्टस के समय जो रोम की लिटरेचर में जो भी रहा, चाहे वो होमर रहे हों या उस समय के जो और बड़े पोएट्स थे, उनका जो वे ऑफ राइटिंग था, जो उनका वे ऑफ कंपोजिशन था, उन सब चीजों को क्या किया गया, इमिटेट किया गया है। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स कि हाउ दीज थिंग्स हैव बीन इमिटेटेड। So remember these things कि when we talk about कि इन सब का ऐसा ऐसा, then you have to go with these points कि you find it and you have to remember, you have to go with these points कि how you can see, how you can understand। मैंने एक वर्ड और बताया कि पॉलिश्ड और एंड रिफाइंड पोएम्स, ज्यादातर पोएम्स को ये चीज दिखाने की कोशिश की गई, दे आर सो वेल्स, दे आर सो पॉलिश, दे आर सो रिफाइंड। खासकर जो एलिजाबेथन जो वे ऑफ राइटिंग था, जो जॉन, अभी मैंने आपको हाल ही में जॉन मिल्टन का पढ़ाया था, तो जॉन मिल्टन की पोयम में यू फाइंड कि लिसिडास अगर उन्होंने लिखा तो एलिजी भी उन्होंने लिखा, उन्होंने ओड भी लिखा। इसका मतलब वहाँ की पोयम में सब्जेक्टिविटी थी। बट व्हेन यू कम इन दिस एज, स्पेशली इन नियो क्लासिकल एज, तो नियो क्लासिकल में जो पोयम्स है, जो लिटरेचर है, वहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिविटी व्हाट डू यू फाइंड, इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिविटी यू फाइंड ऑब्जेक्टिविटी। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगा। दैट इज अनदर की पॉइंट। तो एक तो दूसरा चीज मैंने वर्ड यूज किया कि वेल रिफाइंड एंड वेल पॉलिश्ड पोएम। वेल रिफाइंड वेल पॉलिश्ड पोएम का मतलब कि देयर वर स्ट्रिक्ट नाम्स, कुछ स्ट्रिक्ट नाम्स था विच यू कांट वायलेट, विच यू हैव टू फॉलो, दैट वाज मैंडेटरी। नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस नहीं था, आपको फॉलो ही फॉलो करना था। जैसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में क्या था, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में ये था कि जॉन मिल्टन के जमाने में जो कुछ भी लिखा गया ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। इफ यू गो विथ पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, you will come to know कि these two great epics they have been composed in what, they have been composed in blank words। But when we talk about neoclassical literature, neoclassical poetry, यू विल कम टू नो कि यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो सब किस में हो रही हैं, वे सब की सब हीरोइक कपलेट में हो रही हैं। तो ये एक स्ट्रिक्ट नाम से यही था कि यू हैव टू फॉलो ओनली heroic couplet if you want to compose any poem, if you want to say anything,
You don't have any choice, you don't have any ultimately alternative. You have to go with heroic couplet, that is only one option. और उस heroic couplet का भी जो अपना तरीका था, run on closed heroic couplet, these things you have to follow. Use of irony, use of satire, courtly manner, aristocratic culture, city life, और इमोशन और फीलिंग्स का इन सब का कोई जगह नहीं थी. यू डोंट फाइंड एनी सब्जेक्टिविटी, यू डोंट फाइंड एनी इमोशन, यू डोंट फाइंड एनी फीलिंग. So you can just get these things. So I hope that you all have noted down these points. You all have gone with these things. Can anyone respond me? Are you getting my voice? Have you any problem? Have you noted down these points? It's very, yeah, very simple point. Nothing extra. Already you have heard these words कि क्या क्या कैसे है. तो इसमें रहा है. अब मैं आपको जितना भी पॉइंट आपको बताया, तो आपको ये पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है कि जो नियो क्लासिकल लिटरेचर रहा है, वाई इज इट कॉल्ड नियो क्लासिकल लिटरेचर? इट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल लिटरेचर बिकॉज क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स वर इमिटेटेड बाय the poets. By the poets means whether that is आपका अलेक्जेंडर पोप, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स. So you can note down this point कि it is called neoclassical age because classical literary principles were imitated. Classical literary principles, classical literary principles were imitated. IMITATED, imitated by Alexander Pope and his followers. जो अलेक्जेंडर पोप है और अलेक्जेंडर पोप के साथ साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा इसको इमिटेट किया गया था. ये सब चीजें मार्केट में लाई गई थी. अब सवाल ये उठता है कि जब उसको इमिटेट किया गया तो इसको क्यों नियो कहा गया? नियो इसलिए कहा गया कि उनको इमिटेट तो किया गया, बट दे डिडंट इमिटेटेड दिस थिंग ब्लाइंडली. उन्होंने उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज उन्होंने फॉलो किया, बल्कि वे क्या किया, दे ब्रॉट सम मॉडिफिकेशन, दे ब्रॉट सम चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू द नीड या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस दे मॉडिफाइड इट. कुछ उसमें सुधार भी उन्होंने किया, इसीलिए इसको नियो, नियो का मतलब नया, क्लासिक का मतलब क्लासिक जो भी आपका प्राचीन या जो भी एक क्लासिक लिटरेचर दैट इज मैचलेस, दैट इज इनकम्पेरेबल, जो कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, जो अपने में मैचलेस है, दैट इज फॉर एवर, जो हमेशा के लिए है. उन क्लासिक लिटरेरी रूल्स को जब उन्होंने फॉलो किया तो उसको एक नए अंदाज में, दिस इज वाई दिस पर्टिकुलर एज इज नोन एज नियो क्लासिकल एज. क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स को नए अंदाज में, नए ढंग से पेश किया गया. और अगर जब भी बात होगी कि क्लासिक लिटरेरी लिटरेरी जो रूल्स रहा, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है ग्रीको और रोमन जो लिटरेचर था, ग्रीक और रोम के जो लिटरेचर थे, स्पेशली इन द एज ऑफ किंग ऑगस्टस. रोम में जो राजा आए थे किंग ऑगस्टस, तो किंग ऑगस्टस के जमाने में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, जो लिटरेरी फिगर्स वहाँ के थे, उनका जो लिखने का तरीका था, उस पार्टिकुलर चीज को हम किसके नाम से जानते हैं? क्लासिक लिटरेचर के नाम से जानते हैं. उसको इमिटेट किया गया, एंड इट वाज इमिटेटेड बाय हु? इट वाज इमिटेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स. तो अब सवाल ये उठता है, उन्होंने इमिटेट क्या किया? उन्होंने इमिटेट क्या किया और क्या बदलाव लाया? तो उन्होंने जो इमिटेट किया, कोई ऐसा नहीं कि वो चीज, जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया है, उन्हीं सारे पॉइंट्स को उन्होंने इमिटेट किया है. उन्होंने इमिटेट किया, आयरनी का यूज किया है, सटायर का यूज किया है, हीरोइक कपलेट का यूज किया है, वेल रिफाइंड एंड पॉलिश्ड पोयम. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, रिफाइंड एंड पॉलिश्ड पोयम. एक वर्ड मैंने यूज किया था, करेक्टनेस, CORRECTNESS. करेक्टनेस का मतलब बिल्कुल एकदम से कोई चीज गलत नहीं, पंक्चुएशन तक पर बहुत ध्यान दिया गया कि कहाँ पे आपको सेजरा का यूज करना है, कहाँ पे आपको पंक्चुएशन का क्या उसका पर्पस होगा जो यूज करना है, फुल स्टॉप या सेजरा या कामा, वो कहाँ पे यूज किया गया. तो करेक्टनेस बहुत ज्यादा था. वेल रिफाइंड पॉलिश्ड पोयम,
करेक्टनेस। और एक जो और चीज इमिटेट की गई वह ह्यूमन नेचर। यह एक बहुत बेसिक पॉइंट रहा है कि अलेक्जेंडर पोप टॉक्ड अबाउट ह्यूमन नेचर, नॉट दैट नेचर। नेचर एक तो नेचर जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात किया है वह नेचर नहीं, दैट इज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स, नॉट दैट नेचर। बट in this age you will find that Alexander Pope and his followers, they talk about whom, they talk about human nature। वे मानव स्वभाव, मानव क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या सोचता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो दे टॉक अबाउट ह्यूमन नेचर। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट की इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, पॉलिश्ड एंड वेल रिफाइंड पोएम्स, ह्यूमन नेचर, हीरोइक कपलेट, आयरनी एंड सटायर, ऑब्जेक्टिविटी, सिटी लाइफ या सिटी कल्चर, एरिस्टोक्रेटिक मैनर, कोर्टली लाइफ, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। और दूसरा चीज सब्जेक्टिविटी नहीं बल्कि क्या, ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी है। और जो पोयम्स है ये कहा जाता है कि उस पोयम्स में किसका यूज किया गया है, यूज ऑफ माइंड है ना कि हार्ट है। यू विल कम टू नो कि दैट देयर इज अ यूज ऑफ माइंड रादर देन हार्ट। माइंड का बहुत ज्यादा यूज किया गया है ना कि हार्ट का, यूज ऑफ माइंड रादर देन हार्ट। जो भी पोयम्स है इट इज सेड दैट कि ज्यादातर जो उनकी पोयम्स है वह आर्टिफिशियल पोयम्स वर कंपोज्ड। जो पोयम का एक नेचुरल तरीका बताया जाता है, पोयम का नेचुरल तरीका क्या बताया जाता है, ये कहा जाता है कि पोयम में इमोशन हो, फीलिंग्स हो, इमेजिनेशन हो, ब्यूटी हो, ऑल दिस थिंग्स इट इज एक्सपेक्टेड कि ऐसा पोयम्स होना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने जो पोयम्स लिखा उसमें जो है ये ह्यूमन नेचर है, आर्टिफिशियलिटी है, और ऐसा लगता है कि जैसे वे जो है प्रोजाइक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो you will come to know कि even in poem you find what, you find the use of prosaic language, use of heroic couplet। तो instead of emotion and feelings, emotion और feelings की जगह what do you find, instead of emotion and feelings we find what, instead of emotion and feeling we find a reason and thought। and except instead of heart and soul we find what, we find mind, use of mind। instead of nature we find human nature। instead of countryside beauty or village area we find what, we find city culture, we find city culture। इवन यू कम टू नो कि अभी आपको पता चलेगा कि जब आपको मैंने शेफर्ड्स कैलेंडर के बारे में बात किया था, मैंने लिसिडास के बारे में बात किया था, तो उन सब में क्या आया था, दे आर द पेस्टोरल पोयम्स। एस्ट्रोफिल आया था। तो ये सब जो एलिजीज लिखा गया, जो पोयम्स लिखा गया, दे वर द पेस्टोरल पोयम्स। बट व्हाट डू यू फाइंड हियर, आपको मैं उंगली पे गिरा सकता हूँ, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डनस्यार्ड, रेप ऑफ द लॉक, एब्सलम एंड द चिटोफिल, ये सब जितना है सब में एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ह्यूमन नेचर, हीरोइक कपलेट, करेक्टनेस, well polished and refined poems। So now the question is that कि why do you find such a big change? जॉन मिल्टन तक, प्यूरिटन एज, रिलीजन की बात, अभी आपको जब मैं सुबह में आज पढ़ाया था स्पेशली व्हाट, स्पेशली पैराडाइज लॉस्ट का, यू फाइंड व्हाट अ प्रॉब्लम related to human race। But what do you find here? Do you find such a thing? No, not at all। आप रेप ऑफ द लॉक में चलेंगे तो रेप ऑफ द लॉक में इतना पेटी इश्यूज है कि देर इज अ हीरोइन बिलिंडा एंड पीटर कट डाउन द हेयर, द लॉक ऑफ बिलिंडा। बिलिंडा का जो लॉक था, मतलब जो जूड़ा उसका था बाल का, उसको पीटर नाम के कैरेक्टर ने काट दिया, और उस पर जो है पूरा एपिक लिखा गया। तो यू फाइंड अनदर टाइप ऑफ एपिक, दैट इज व्हाट, दैट इज मॉक एपिक। तो
कुछ चीजें आपको नोट करना है। जो ये तो मैं एक जनरल लेक्चर दे रहा हूँ जो कहाँ से कहाँ तक है, 1660 से 1785 तक। इन दिस मीन्स फ्रॉम 1660 टू 1785 व्हाट यू हैव टू रीड, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको जो नोट करना है, एक तो सबसे पहला चीज नोट करना है हीरोइक कपलेट। नंबर वन हीरोइक कपलेट। नंबर टू रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। नंबर टू रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। नंबर थ्री रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें हमें नया लिटरेचर में हुआ था। समथिंग हैपेंड इन लिटरेचर, सम न्यू थिंग हैपेंड, जो एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एक तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हीरोइक कपलेट पढ़ना है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है। दूसरा चीज हमें क्या पढ़ना है, हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, दोनों का एक ही नाम है, वेदर यू से हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। तीसरा चीज हमें क्या पढ़ना है, रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। तीसरा चीज जो हमें इस एज में पढ़ना है, जो इसी एज से रिलेटेड है, वह किसके बारे में पढ़ना है, जॉन ड्राइडेन एंड जॉन बनियान। जॉन ड्राइडेन पोइट्री में और जॉन बनियान प्रोज में। जॉन ड्राइडेन एंड जॉन बनियान। थोड़ा सा जॉन बनियान मैंने आपको पहले भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा नहीं, वही चीजें हो सकता है रिवीज रिपीट हो। तो यू हैव टू गो विद जॉन ड्राइडन एंड जॉन बनियान। ये इतनी बातें आपको किस एज में पढ़नी है, इतनी बातें रेस्टोरेशन एज में पढ़नी। फिर मैंने आपको बताया था आगस्टन एज। आगस्टन एज में आपको क्या पढ़ना है, आगस्टन एज में आपको जो है अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप। उसके बाद आपको किसके बारे में पढ़ना है, मॉक एपिक के बारे में पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप मॉक एपिक। मॉक एपिक में वो भी किस पर पढ़ना है, रेप ऑफ द लॉक के बारे में पढ़ना है, रेप ऑफ द लॉक। किसी को स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, because it's very simple, already you all have gone, okay, okay. It's very simple, you already you all have gone, so you have to read about whom, you have to read about rape of the lock के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू गो विद व्हाट, यू हैव टू गो प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, प्रोज में आपको पीरियोडिकल एसे पढ़ना है, पीरियोडिकल एसे, PERIODICAL, पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे में आपको दो राइटर के बारे में पढ़ना है, एक जोसेफ एडिशन, दूसरा रिचर्ड स्टील। पहला जोसेफ एडिशन, दूसरा रिचर्ड स्टील। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रीड, नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रीड, दैट इज प्री रोमांटिक पोएट्स। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस उस पे बनाया हुआ था, तो यू हैव टू गो विथ प्री रोमांटिक पोएट्स। आपको प्री रोमांटिक पोइट्री पर पढ़ना है। एंड अदर पॉइंट विच यू हैव टू टेक, एक्सेप्ट प्री रोमांटिक पोइट्री, व्हाट अदर पॉइंट।
दैट इज, ड्रामा में आपको क्या पढ़ना है? ड्रामा में आपको सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसके अलावा आपको टू डायरिस्ट को पढ़ना है, वो वहां से भी रिलेटेड है, रेस्टोरेशन एज से भी, लेकिन मैं उनका डिस्कशन यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको टू डायरिस्ट के बारे में पढ़ना है। जो टू डायरिस्ट है उसमें एक है सैमुअल पेपिस, सैमुअल SAMUEL, सैमुअल पेपिस PEPYS। और एक डायरिस्ट और है जॉन ईवलिन, जॉन ईवलिन। नेक्स्ट जो जॉन जॉन ईवलिन, JOHN, जॉन EVELYN, जॉन ईवलिन, सैमुअल पेपिस और दूसरा जॉन ईवलिन। नेक्स्ट और एक जो डायरिस्ट है उनको भी पढ़ना है। नेक्स्ट, सॉरी नॉट डायरिस्ट, सॉरी नॉट डायरिस्ट। आपको जो है इस समय इतनी चीजों को पढ़ना है जितना भी इस एज में मैंने आपको बताया है। अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है, मॉक एपिक को पढ़ना है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि पीरियडिकल ऐसे पढ़ना जिसमें दो इंपॉर्टेंट राइटर जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील है। ड्रामा में सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी पढ़ना है। टू डायरिस्ट को पढ़ना है, सैमुअल पेपिस और जॉन ईवलिन। उसके बाद नेक्स्ट एज है जो आपको पढ़ना है, वो जो मैंने बात किया था, दैट इज आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के भी नाम से जाना जाता है। वहां पे आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज अ क्रिटिक एंड प्रोज राइटर। उनको थोड़ा सा एज अ क्रिटिक भी पढ़ना होगा। याद होगा मैंने बताया था ना, उन्होंने एक ऐसे लिखा, प्रीफेस टू शेक्सपियर, एडमायर्ड whom admired that man, so मीन्स ट्रेजी कॉमेडी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है उसको उन्होंने काफी एडमायर किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो उस एज में और पढ़ना है, उस एज में आपको ये पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल पढ़ना है। एक बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से देखिए हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हिस्ट्री सही से पढ़ा जाए तो सारी चीजें फिर से आती है। मॉक एपिक में पढ़ा चुका हूँ, हीरोइक कपलेट में पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिकल ऐसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो जिस एज में आ, एक तरह से जो है जिसका प्रेजेंस यू फाइंड इन द पार्टिकुलर थिंग, द पार्टिकुलर लिटरेरी जानरा आर द ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर एज, तो उस एज की अगर आप बात करेंगे तो उस एज में जो चेंजेस आया हुआ उस पर आपको बात करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द नावल और फोर व्हील्स ऑफ द नावल आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है, टोबियस स्मॉलेट है, लॉरेंस स्टर्न है। ऑल दिस राइटर्स यू विल फाइंड, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। यहाँ से आपका कोई भी राइटर ना तो TGT में है ना PGT में है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस जो है खास करके पीरियोडिकल ऐसे फॉर्म्स ऑफ प्रोज का हिस्सा बन जाता है, डायरी फॉर्म्स ऑफ प्रोज का हिस्सा बन जाता है। ड्रामा में आपका रिस्टोरेशन ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा बन जाता है। नावल में फोर व्हील्स ऑफ द नावल, ओरिजिन ऑफ द नावल, एपिस्टेलरी नावल, नावल ऑफ इंसिडेंट, नावल ऑफ कैरेक्टर, ये सब फॉर्म्स ऑफ द नावल का हिस्सा बन जाता है। पोइट्री में मॉक एपिक मैंने पढ़ाया था, उसका ही हिस्सा बन जाता है। और हीरोइक कपलेट आपको मैंने बताया था, वो पोइट्री का हिस्सा बन जाता है। तो आप सब देखिए, सब जो चीजें पहले बात हो चुकी है वही चीजें फिर से दोबारा कैसे आ रही। जो लोग ये कहते हैं कि इस एज में राइटर तो नहीं, फिर क्यों आप इसे ले रहे हैं या इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है? जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सब किस तरह से PGT और TGT से एसोसिएटेड है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। मतलब यू कांट इग्नोर एट ऑल, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमें मैं नहीं कहता कि हमें वो करना, हमें इसको स्किप नहीं कर सकते हम।
वी कांट स्कीप एट ऑल। दिस इज वाई मैं लाइव आया, वरना मैं चाहता तो मैं केवल पॉइंट लेकर के शुरू कर देता। लेकिन ये बात जरूर होती कि क्या चीजें तो कभी भी, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी चाहे एग्जामिनेशन में अपियर होइए, चाहे कोई पार्ट आप पढ़ना शुरू करिए, ये हमेशा आप अपने माइंड में रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। हमेशा जो, हाँ, तो ये प्लान हमेशा होना चाहिए। ये प्लान जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप किस पर्पस से पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है। मैं छोड़ने की बात तो नहीं कर सकता हूँ, ज्यादातर पढ़ने की। तो उसमें ये चीजें हैं, तो इन सब चीजों को मैंने एक जगह आपको रखने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अगेन आई वुड लाइक टू समेराइज, इस क्लास में मैंने पूरा आपको ये फीचर्स बताया कि कौन सी चीज किस एज में आई है। जब आप रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं, तो रेस्टोरेशन एज का मतलब होता है कि एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, चूंकि जॉन ड्राइडेन उस समय के लीडिंग पोएट थे और जॉन ड्राइडेन पहले ऑफिशियल पोएट थे। ये क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी में पूछा जा चुका है। जॉन ड्राइडेन पहले ऑफिशियल पोएट रहे हैं। तो आपको, और उस एज के वो लीडिंग पोएट थे, इस वजह से आपको उसको एज ऑफ जॉन ड्राइडेन कहा जाता है। और ये डेट कब से कब तक है? 1660 से 1700 ईस्वी तक है। 1660 ईस्वी में जो एज ऑफ जॉन ड्राइडन है, कई घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहली घटना तो यही हुई है कि किंग चार्ल्स सेकेंड, जो 1649 ईस्वी में, आपको याद होगा चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले गए थे, और फिर इंग्लैंड की जनता ने अपने राजा को दोबारा बुलाया, उनका वेलकम किया, और वो गद्दी पर बैठते हैं। तो इस वजह से हम उस पार्टिकुलर डेट को कि ही गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660, या दैट एज इज नोन एज द एज ऑफ रिस्टोरेशन एज, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। उसके बाद आप एक चीजें देखेंगे कि उसी जैसे ही वो आते हैं, जो थिएटर 1642 में बैन कर दिया गया था, वो थिएटर 1660 ईस्वी में रीओपन होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट को लेके बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट कैसे कैसे रहा है, वो दोबारा रीओपन कर दिया जाता। तो 1660 कई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किंग चार्ल्स सेकंड का दोबारा राजा बनना, थिएटर का दोबारा खोला जाना, और रॉयल सोसाइटी का गठन होना। एक रॉयल सोसाइटी बनाई गई थी। वह जो रॉयल सोसाइटी थी, उसमें जितने भी साइंटिफिक वर्क्स थे, जो और भी जो स्कॉलरली वर्क्स थे, वो सब वहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होता था, या उसका इंग्लिश लैंग्वेज में वो सब चीजें वहाँ पे छापी जाती थी, आती थी। तो एक पूरा रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया था। इसके अलावा आप इस एज में देखेंगे कि इस एज में जो है, ड्रामा पर या खासकर इंग्लिश ड्रामा पर शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि इंस्टेड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर, यू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर। फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अरिस्टोटल का भी उतना इम्पैक्ट नहीं है, प्लेटो का भी इम्पैक्ट नहीं, क्लासिक का उतना ज्यादा नहीं है। वो सब पोइट्री में जब अलेक्जेंडर पोप आएंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट हीरोइक ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? चूंकि कि अभी चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस आए हुए हैं, और वे अपने साथ जो है फ्रेंच राइटर्स, फ्रेंच जो पेंटर्स थे, या जो भी स्कॉलर्स वगैरह थे, जो जिस फील्ड के थे, वे सब उनके साथ आए हुए हैं। तो इस एज में फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इसी एज में 1688 ईस्वी में एक क्रांति होती है, जिसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ब्लड लेस रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति से मतलब है कि राजा को बगैर किसी खून खराबे के, उनको जो है गद्दी से एक तरह से जो है कहा जाता है कि हटा दिया जाता है। क्योंकि एक बार राजा को हटाने के लिए चार्ल्स फर्स्ट की हत्या करनी पड़ी थी, और यहाँ पे चार्ल्स सेकेंड को गद्दी से बहुत आसानी से उनको हटाया जाता है, बगैर किसी खून खराबे के। ये घटना कब होती है? 1688 ईस्वी में होती है। तो उस डेट को ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डेट्स थे, कुछ हिस्टोरिकल चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद 1700 से 1745 आपका जो है ऑगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसमें मैंने बात किया मॉ के पीक को लेकर के, जिसमें मैंने पीरियोडिकल एसे को लेकर के बात किया, जिसमें मैंने बताया ह्यूमन नेचर की बात है, क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स को ज्यादा इमिटेट किया गया, नए ढंग से उसको ढाला गया। और जो अगर कभी कोई पूछता है कि इसका नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा, तो रोम के राजा किंग ऑगस्टस थे, और रोम के राजा किंग ऑगस्टस के जमाने में ही रोमन लिटरेचर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, इस वजह से जो है हम उसको पाते हैं, या इस तरह की चीजें होती है। सो व्हाट आई वांट टू से व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लेने हैं या उसको समझने की कोशिश करना है कि व्हाई आई एम सेइंग कि दैट दिस पर्टिकुलर एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई वुड लाइक टू समराइज जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोज का हुआ है और नावल का आना होता है। ड्रामा तो पहले ही शेक्सपियर ने लिख दिया था, सैमसन एगोनिश अभी जो है आपने पढ़ा ही है। तो ड्रामा में हीरोइक ट्रेजेडी का आना कोई, मेरी नजर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोज जो है बेकन के बाद ऐसा लगता था वह पूरा एरिया खाली हो गया था, कुछ हद तक काम जॉन बनियान ने किया, लेकिन प्रोज के फील्ड में बहुत ज्यादा काम हुआ। इसीलिए मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और 18वीं शताब्दी का मतलब कि जोसेफ एडिशन का, 18वीं शताब्दी का मतलब रिचर्ड स्टील का, 18वीं शताब्दी का मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, 18वीं शताब्दी का मतलब जोनाथन स्विफ्ट का, 18वीं शताब्दी का मतलब ओलिवर गोल्ड स्मिथ का, इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन प्रोस के फील्ड में। बाकी जो है अलेक्जेंडर पोप पोइट्री में आए हैं, प्री रोमांटिक पोएट्स आए हैं, वो सब अपनी जगह है। और प्रोस का एक नया अवतार देखने को मिलता है नावल के रूप में, फोर व्हील्स ऑफ द नावल में। तो ये मैं एक पूरे लेक्चर को जो 1660 से शुरू हुआ और 1785 तक चलता है, उस पूरे लेक्चर को मैंने आपको समराइज किया। मैं अगर आपके साथ इंटरेक्ट हूं या अगर मैं लाइव हूं तो उसका एकमात्र पर्पज यही है कि एक ही घंटे की क्लास में, 50 मिनट्स की क्लास में आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस एज का नाम ऐसा क्यों रखा गया, इसका टाइटल क्यों ऐसा है, क्यों रेस्टोरेशन एज कहा गया, क्यों ऑगस्टन एज कहा गया, क्यों नियो क्लासिकल एज कहा गया, क्यों एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया, ये भी जानना जरूरी है। सेंसिबिलिटी का मतलब ही यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा रीजन, इंटेलेक्चुअलिटी की बातें हुई, थॉट की बहुत ज्यादा रहा है, विचारशील लोग थे इस एज में, इस वजह से इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया, खासकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जमाने को। सो दीज आर द पॉइंट्स या दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखना है, दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग्स जो हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ हम इसको समझ सके। तो ये हमारा जो है पॉइंट्स था जो मैंने आपसे इंटरेक्ट हुए या मैंने आपको बताया कि जनरली चीजें आपको क्या है। मैं फिर से इस चीज को बता दूं कि आपको जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो एज रहा है ह्यूमन नेचर का एज रहा है, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। यह जो एज रहा हीरोइक कपलेट का एज रहा है। यह जो एज रहा है आयरनी और सटायर का एज रहा है। यह जो एज रहा है उसमें यूज ऑफ माइंड रादर देन हार्ट एंड सोल। यह जो एज रहा है उसमें पोयम में ऑब्जेक्टिविटी का एज रहा है। यह जो एज रहा है वहां पर आप देखेंगे कि एरिस्टोक्रेटिक मैनर का, सिटी कल्चर का, और साथ ही साथ जो है जो अपर क्लास है उसका प्रेजेंस आपको पोइट्री में देखने को ज्यादा मिलेगा, पोइट्री और ड्रामा में। और साथ ही साथ यह जो एज रहा है वह आर्टिफिशियल पोइट्री का एज रहा है, प्रोजाइक लैंग्वेज का एज रहा है, करेक्टनेस का एज रहा है, रिफाइंड एंड पॉलिश्ड पोएम्स का एज रहा है, स्ट्रिक्टनेस का रहा है, हार्ड नॉर्म्स का एज रहा है, डिसिप्लिन रूल एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का एज रहा है कि अगर हीरोइक कपलेट की बात हो रही तो उसी में ही सारी बातें करनी है, आपको दूसरा कोई और मीटर या दूसरी और चीज यूज नहीं कर सकते हैं। तो all these things you find, all these things you go, so what I want to say, to tell you कि we don't have any choice कि हम इसको हार्डली कहीं से इसको बच सके या कुछ कर सके। तो आई थिंक कि यू ऑल आर गेटिंग। और बस मैं यहीं तक लूंगा क्योंकि मैंने सारी बात बता दी आपको कि कैसे रिफाइंड का, पॉलिश्ड का और उसका एजरा है, कैसे पीरियोडिकल ऐसे है, कैसे फोर व्हील्स है,
प्रोज में क्या हो रहा है, ड्रामा में क्या हो रहा है, पोइट्री में माँ के पी कैसे आ रही, सटायर का यूज है, आयरनी का यूज है, all these things you will come to know. Now if you have any query, I have only 2 or 3 minutes. उस 2 या 3 मिनट्स में अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन हो, किसी के पास कुछ आपको जानने की इच्छा हो, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जॉन मिल्टन कंप्लीट हो गए। जी, एक ही है, एक ही है। बेन जॉनसन अलग है। बेन जॉनसन वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। उनके आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और बेन जॉनसन और जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में फर्क यही है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाले में एच लगता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाले की जो जॉनसन की स्पेलिंग है JOHNSON है, और बेन जॉनसन वाले में एच नहीं लगता। आई थिंक इन। जी, गुड इवनिंग भूपेन जी। जी, 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 जी। हाँ, थैंक यू आपको फॉर ब्यूटीफुल कमेंट। और आई होप कि यू विल डू समथिंग अच्छा करेंगे इन न्यू ईयर। अगेन मेरी तरफ से आप सारे लोगों को बहुत सारा लव, बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट। आई कन्वे माई रिकॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। मे यू ब्लूम लाइक फ्लावर एंड shine like sun, and all the desires, dreams which you have seen, it will come true. And in real life you will enjoy these things, whatever the sweet dreams you have. And other thing I would like to say कि ये मेरी आप लोगों से शिल्पी जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट टोन में, कि प्लीज आप जो है जब भी वीडियोस को देखिए तो उस पे लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जो लोग हों उनको जरूर से जरूर बताइए, उसको फैलाइए। बिकॉज इट्स योर चैनल, because it shows your presence, you are my शक्ति, you are my एक तरह से कहा जाए एनर्जी, you are my hands, you are my eyes। तो when you will do something, तब it will become popular। और दूसरा चीज ये है कि अ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कहीं पे ग्रामर की क्लास, सॉरी ग्रामर कुछ और क्लासेस ज्वाइन उन्होंने किया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी डिजायर है, इच्छा है कि दे वांट टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस particular class, they want to give their beautiful company, so you can just inform them कि न्यू ईयर पे they can get my lecture, they can get, and they can also get your beautiful company, so you can tell others also। क्योंकि आने वाला जो जमाना है वो मुझे लगता है कि 70% ऑनलाइन हो जाएगा, 30% ऑफलाइन रहेगा। तो उसकी हैबिट हम सबको अभी से थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। अभी इंडिया में उस हिसाब से नहीं है, फॉरेन में तो सब कुछ ऑनलाइन, जितने भी आईआईटीज है इंडिया के, उन सब से मैंने कई कोर्सेज किया है, सारा का सारा ऑनलाइन हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से रहा है। और तो आप लोगों को बताइए, बिकॉज इट्स योर क्लास, इट्स योर चैनल, एंड आई एम नथिंग एट ऑल विदाउट योर कॉपरेशन, विदाउट योर कोऑर्डिनेशन। तो होप आप जो है इन सारी चीजों को बताएंगे, लोगों से शेयर करेंगे। तो आगे या श्वेत जी। एरिस्टोक्रेटिक मैनर का मतलब उच्च कुलीन वर्ग का जो मैनर होता है। अगर आप देखेंगे एरिस्टोक्रेट्स आता था ना, उसका बैग वगैरह आता था या ट्रॉली, ऐसा कुछ जो है कंपनी एरिस्टोक्रेट्स का होता, तो पर वीआईपी या उसका, तो दैट एरिस्टोक्रेटिक मतलब उच्च कुलीन वर्ग से जो होता है। जी अंकिता जी।
जी, जी। मैंने नहीं वही है, मैंने मैडम जो कहा, मैंने पूरा बात मैंने ये कहा कि मैं ऑलरेडी जो है उस आदमी को पढ़ा चुका हूँ। किसको मैं पढ़ा चुका हूँ? मैंने ये बताया कि ऑलरेडी मैं जॉन बनियान को पढ़ा चुका हूँ प्रोस के फील्ड में, जब मैं जॉन मिल्टन को पढ़ाया था। लेकिन अगर कुछ बातें होंगी तो मैं ज़रूर करूँगा, कारण है कि उनका जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस था, वह 1678 में पब्लिश हुआ था, जो उनका एक मास्टरपीस माना जाता है। और 1678 का मतलब कि रिस्टोरेशन एज में उनका वर्क आ जाता है। वो थे तो जो है एज ऑफ जॉन मिल्टन के ही समय के। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं उसमें कुछ और चीज़ ऐड करने की कोशिश करूँगा। वो वही जान बनियान है जो आपने मिल्टन के समय पढ़ा था। ओके, ठीक है, तो आई होप दैट आई हैव टू एंड दिस सेशन एंड वी विल मीट इन मॉर्निंग। उम्मीद यही करते हैं कि हम सुबह में शेक्सपियर की क्लास के साथ होंगे। ठीक, गुड नाइट।